हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में शासन प्रणाली। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसको हम कंप्लीट करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। शासन प्रणाली। राजतंत्र भारत शासन का प्राचीन स्वरूप है। इसमें शासन की शक्तियां एक व्यक्ति में समाहित होती हैं जो राज मुकुट धारण करता है। यह अनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। मतलब राजतंत्र क्या होता है? यह प्राचीन रूप से का शासन है जिसमें शासन की जो सभी शक्तियां होती हैं वो व्यक्ति में एक ही व्यक्ति में समाहित होती हैं। यह राजमुकुट धारण करता है और अनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर इसका पद ग्रहण किया जाता है। अब आता है कुलीन तंत्र। इसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। यह शासन का एक रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इससे अधिनायक तंत्र कहा जाता है। यह एक शासन का ही रूप है। इसमें भी एक का निरंकुश शासन होता है जो बल के प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र। वर्तमान में समय में शासन का सबसे लोकप्रिय जो तंत्र है या रूप है वो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र कहाँ यहाँ विद्यमान होता है? जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है। मतलब जहाँ पर सत्ता किस में निहित है? जनता में है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रजातंत्र कहलाता है। फिर आता है जनता को संप्रभुत्व प्राप्त। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप होते हैं जिनमें से प्रमुख है संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। इन शासन प्रणाली को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व: संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग और सरकार या सत्ता। राज्य के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। किसी भी राज्य की अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संवैधानिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसदीय विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कर्तव्यों के रूप में या कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति या बहुमत तक ही रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र या राज्य में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। केंद्र में और राज्य में संवैधानिक रूप से इसको बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है और भारतीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्री के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान में संघ और राज्य की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपरा के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान के अवस्थित नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होता है। तो भारतीय में एकात्मक शासन में के प्रमुख लक्षण क्या हैं? राज्यपाल का पद, भारतीय
अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान में मूलतः संघात्मक, जो भारत का जो संविधान है वो मूलतः कैसा है, संघात्मक है। केसी व्हीलर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी जस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। देखो, केसी व्हीलर ने क्या कहा है कि भैया व्हील आधा नहीं चल सकता, उसको दूसरा व्हील भी चाहिए पड़ता है, तो आधा आधा है ना, तो अर्ध संघात्मक व्हील कहा है केसी व्हीलर ने। और जी ऑस्टिन ने कहा है कि यह सहकारी संघवाद है, मतलब अस्थियां, जैसे ऑस्टिन से अपन ऐसे याद कर सकते हैं अस्थियां, तो अस्थियां क्या होती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं, तो सहकारी संघवाद है भारत का संविधान। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन था केसी व्हील ने। देखो, एक नहीं हो सकता, एक व्हील से चलेगा नहीं, तो अर्ध व्हील, मतलब व्हील ने क्या कहा था, अर्ध संघात्मक है, मतलब लचीला है, ना ही ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, मतलब इसमें ऐसा कौन सा वाक्य दिया गया है जो राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी वाह तंत्र के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है तथा इसका एक संगठित सरकार होती है। तो हमें तो यही लग रहा है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ए सही है, ऑप्शन देखिए ए सही है। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्थान या संगठन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिनकी एक संगठित सरकार हो और वह अपने बाहरी आंतरिक वैदेशिक मामलों में संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। वस्तुतः राज्य में मूलभूत प्रमुख तत्व ये होते हैं कि व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, दूसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, चौथा संप्रभुत्व अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र होता है। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विकल्प ए जो दिया गया है वह राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण तत्व है, तो राज्य का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं: जनता, भूभाग, सरकार, सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे लोकप्रिय या फिर महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत को संप्रभुता कम हो जाती है, तो नहीं। भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व राज्य है। इस किसी भी सदस्य का या किसी भी संघ का सदस्य होने से भारत की संप्रभुता कम नहीं होती, अर्थात ऑप्शन ए सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल प्रस्ताव या वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्य के पारंपरिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र एवं समान होते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय राज्य एक संसदात्मक है, मतलब संसद चलाती है इसको, तो संसदात्मक व्यवस्था है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। भारत में ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
जो व्यवस्थापिका होती है उसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। जो इसमें जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वह विधायिका द्वारा नियंत्रित की जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो संसदात्मक व्यवस्था में होता है जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो बी आंसर सही है, मतलब संसदीय व्यवस्था वाली सरकार। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह सरकार होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली का अंगीकरण करती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और इसके मंत्री परिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक शासन व्यवस्था या सरकार किस देश ने आरंभ की थी, तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने प्रारंभ की थी, तो ये की थी ब्रिटेन ने, अर्थात यूके में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित किया गया था। पुष्पेंश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है तो नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है तो है, लेकिन ब्रिटेन में भी होती है। ये संसदीय द्विसदनीय व्यवस्था है तो दोनों में है, ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है। और पुनरावलोकन की प्रणाली भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्याय पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व एवं द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों के ही संवैधानिक प्रणाली में लागू होती हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा संप्रभु होती है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित हैं। तो ये तो हमें ठीक नहीं लग रहा, ये तो ठीक है। देखिए पहले क्या कहता है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि और संप्रभुत्व होती है, लेकिन भारत में संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है वो परिसीमित है, मतलब हर उस पर नहीं बना सकती, उस पर न्याय पुनरावलोकन किया जा सकता है। दोनों सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सर्वोच्चतम या उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं, तो ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है और ये और बी दोनों सही हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था की गई है जिसके तहत संसद का विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित की गई है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया था, तथापि यह भी निर्धारित कर दिया था कि संविधान का मूल ढांचा या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई भी संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन ए सही है। कथन बी भी सही है क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 की 3 के तहत गठित की जाने वाली संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं और अनुच्छेद 145(3) में
प्रावधानित किया गया है कि जिस मामले में संविधान में निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वांश प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठक वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संवैधानिक पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक शासन, बल्कि संसदीय व्यवस्था होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक प्रणाली भी है और संघात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था मतलब शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब शासन प्रणाली है और यह स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, संघीय नीति है, लेकिन राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। राष्ट्रपति चलाता है लेकिन उसकी पद्धति की सरकार नहीं होती। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है, बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। अतः यहाँ राष्ट्रपति संसद का औपचारिक प्रमुख मात्र होता है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में कौन सी है? संसदीय प्रणाली सरकार है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। ये संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य होते मतलब जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रह सकती है जब तक कि उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। संसदीय स्वरूप के रूप में प्रमुख लाभ बताइए। संसदीय स्वरूप के शासन में प्रमुख लाभ बताना है तो कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं नहीं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है। यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये सी सही है। जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सिद्धांत संस्थागत रूप में किस रूप में निहित है? तो वो है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये सही है। जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहेंगे, तो ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनता है? नहीं, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बल्कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वहां से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेखित किया गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह 75(3) में कहा गया है। इसलिए कथन बी भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग होती है। भारत में राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है? तो नहीं होती। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होती? नहीं, बल्कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, तो ये भी गलत है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं? तो नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और जो कार्यपालिका को विधायिका का कार्य करना होता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है? तो नहीं, तो उपयुक्त सभी गलत हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। भारत में ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होती है, मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है।
जहाँ पर संस्थात्मक होती है वहाँ पर कार्यपालिका किसके द्वारा नियंत्रित होती है, विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका की और विधायिका की दोनों की ही कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। फिर आता है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता। निम्न कथनों में से उस एक को चुनिए जो कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो हमारे जो मंत्रिमंडल है उसके स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को कौन अभिव्यक्त करता है? तो जो हमारी सरकार है वह जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र के एक क्रियाविधि है। तो सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि होती है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या फिर उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या फिर संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत होते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अतः इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक या स्वतंत्र रूप से स्वयं या फिर अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण बताइए। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी है भारत में? तो यह एक लोकतंत्रात्मक है। तो ये सही है, लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र है भारत। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार होती है। तो ये भी है भाई, हमारे भारत में संसद ही पाई जाती है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। तो ये भी सही है कि जो सारी सत्ता है वह जनता में निहित होती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो एकीकृत नहीं बल्कि हमारे भारत में क्या है, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा सही नहीं है, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं है। तो ए आ जाएगा, ए नहीं बी आ जाएगा, है ना। ए बी सी सही है, 1 2 3 सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक सरकार एक सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण होते हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो ये सही है। भारत एक प्रभु संपन्न सत्ता संपन्न राज्य है। तो ये भी सही है, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अतः यह प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्व के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है या माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय राजतंत्र की? तो यह एक संविधान संगत सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार है और विधि का शासन है भारत में। लेकिन सत्ताधारी सरकार नहीं है या सत्तावादी सरकार मध्य प्रदेश में या भारत में नहीं पाई जाती। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन होता है, अतः गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करके संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं होती। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है। तो हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कैसे प्राधिकार प्राप्त हैं? तो भारत के संविधान से दोनों को प्राधिकार प्राप्त हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक, आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियाँ भारतीय संविधान से दी गई हैं।
संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार ऐसी सरकार होती है, कोई सरकार जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक सरकार कहा जाता है। ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उसे संवैधानिक सरकार कहा जाता है। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से होता है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होती है। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं, अतः सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत संविधान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो कथन ए सही है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। आर, भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी सही होगा। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका में प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन में क्या होता है? पारदर्शिता होती है, जवाबदेहिता होती है, कानून का नियम होता है, तो ये सभी होते हैं, लेकिन लाल फीताशाही सुशासन के अंतर्गत नहीं होती। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता एवं सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आता है? जवाबदेही, हिस्सेदारी, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता, ये सब सुशासन के अंतर्गत आते हैं। कल्याणकारी राज्य या फिर वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य क्या कहलाते हैं? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कमजोर वर्ग है उसका कल्याण करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सशक्त प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, उनका अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष आरक्षण या संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत या फिर क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में आंकड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए ही है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूह की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में केंद्र में वंचित वर्ग ही है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो यह है कल्याणकारी राज्य की व्याख्या। राज्य हर जगह होता है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास एवं प्रगति की व्याख्या एवं अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शक्ति बनाए रखना, विवादों का समाधान करना और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही इसका कार्य सीमित नहीं हो जाता। मतलब सिर्फ शांति बनाए रखना, विवादों को समाधान करना और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराना, ये सब इनका काम नहीं है, बल्कि समग्र विकास, प्रगति की व्याख्या और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारत का संविधान में क्या कहा गया है? कल्याणकारी राज्य कहा गया है, समाजवादी राज्य कहा गया है, राजनैतिक समानता दी गई है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं कहा गया है। साम्यवादी राज्य नहीं है।
भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवाद राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसार किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। समाजवादी राज्य एक राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सन्निहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? तो हमें कथन सही बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो भैया नहीं भैया, प्रजातांत्रिक है हमारी, और संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, जनता के द्वारा निहित है, कुलीन तंत्र नहीं है, कुल के द्वारा नहीं, मतलब एक कुलीन वर्ग नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये सही है, संसद के द्वारा चलती है प्रजातंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होती है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता होती है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित होती है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होता है, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है? तो एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है कि यह एक एकल कार्यपालिका होगी। कैसी होगी? अध्यक्ष कैसा होगा? एक का होगा, तो एकल कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। तो एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बतानी है, तो इसमें क्या होती है? ऊपर वर्णित सभी तत्व सही हैं। पहला, कार्यकारिणी का मुख्य राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, मतलब पूरी व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता। तो उपयुक्त सभी सही हैं। तो अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष शासन प्रणाली की विशेषता है कि वह कार्यकारिणी का मुख्य राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक पर करता है, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका या फिर संसद को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले अध्यक्षात्मक या फिर प्रेसिडेंशियल शासन का उदय कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती हैं। यह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। इसलिए भारत क्या है? एक प्रजातंत्र है। जनता सरकार को चुनती है और बदलने का अधिकार रखती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार होता है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित करके हटा देती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह होता है कि वह कार्यशील बनाता है। तो जो लोकतंत्र होता है वह क्या करता है? तो वह साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र को कार्यशील बनाता है। तो लोकतंत्र क्या करता है? पुरुषों की और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह होता है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों के समुदाय
में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य होती है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दे तथा उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि को विकास करते हैं या विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बताइए। भारत सभी मामलों में आंतरिक अधिकार जनता के पास है, तो ये भी गलत है। संसदीय शासन नहीं है, ये गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ये बताता है कि हमारा भारत क्या है, एक गणतंत्र है। ऑप्शन सी सही है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, अर्थात भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होता है, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हमें बताता है कि भारत का संविधान क्या है, एक परिसंघीय है। कोई राज्य संघात्मक है अर्थात एकात्मक है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के आधार पर किया जाता है। यदि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उससे राज्य को संघीय राज्य कहा जाएगा। और भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर या नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह आंशिक कठोर और आंशिक लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? तो जो न्यायिक समीक्षा है उसका अंतर है कि हमारे यहाँ पर न्यायिक समीक्षा होती है, ब्रिटेन में नहीं होती। ब्रिटेन संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन होता है। इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में क्या है, एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की संरचना की गई है। तो दोनों सही है, लेकिन बी या फिर जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन किया गया है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कोई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो ये क्या है, सही है कि संघवाद नहीं कर सकते, संघवादिता व्यवहारिक संबंध नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये गलत है। भारत एक संघीय राज्य है, तो ऑप्शन सी सही है कि ए सही है और आर गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो कि यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो कौन दर्शाता है कि भारत एक संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यह हमें बताती है कि हमारा भारत का स्वरूप कैसा है, संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना।
भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षण में प्रमुख है कि लिखित है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण किया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, द्विसदनीय संसद है आदि। ये सब हमें क्या बताते हैं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वही कैसी है, संघीय लक्षण है। कौन कौन से हैं? लिखित है, संविधान है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और द्विसदनीय संसद स्थित है। निम्नलिखित में से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित होना भी संघीय पालिका की एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संसद संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्य के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्य संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना सुनिश्चित उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो भारत के संविधान का लक्षण कैसा है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, इकहरी नागरिकता दी गई है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इकहरी नागरिकता यह संघीय का लक्ष्य नहीं होता। एकल नागरिकता होती है लेकिन इकहरी नहीं होती। इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संगठनात्मक लक्ष्यों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षण के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने के संसद की शक्ति आदि का उल्लेख भी किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? पहला तो लिखित संविधान, कठोर संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तीनों होते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है और इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में हम ये पांचवें को देख सकते हैं कि शक्तियों का विभाजीकरण किया गया, मतलब राज्य और केंद्र में शक्तियां विभाजित की गई हैं। अब आते हैं परिसंघीय व्यवस्था में अन्य तथ्य। इन्हीं तथ्यों से निकले हुए हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु यह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति, अन्य कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 से 357 में दी गई है। समवर्ती सूची और उसमें अप्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्तियां अनुच्छेद 254 में। तो मतलब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध किसमें दिए गए हैं? 356 से 357 में दिए गए हैं। समवर्ती सूची और उसमें जो प्रगणित विषय हैं उसमें संघ की आरोही विधायी शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 254 में। राज्यों का नाम, भूगोल का राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्तियां अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में दी गई हैं। राज्य की कमजोर वित्तीय शक्तियां संविधान संशोधन में राज्यों की उपेक्षाकृत निर्बल भूमिका यह 368 में दी गई है अनुच्छेद। लिखित भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक और अन्य विधिक उपबंध राज्यसभा में राज्यों
का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। इनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं? पहला आता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा आता है राज्य की न्यायपालिका शक्ति मतलब राज्यपालों की नियुक्ति करना। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व नहीं आता, पुनर्वलोकन नहीं है, बल्कि हमारा ये है भारतीय लिखित अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये सही है। तो भारत के संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की क्या करता है? प्रस्तावना करता है, तो ये सही है। दूसरा, एकात्मक झुकाव और इसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये भी सही है भैया, इसका एकात्मक झुकाव भी है और सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ और राज्य विधायिका संप्रभुत्व संपन्न होती हैं, तो ये नहीं है और ये संघीय नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां इसमें एकात्मक झुकाव प्रदान करता है। अतः इस प्रकार कथन ए और बी सही है, कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका रक्षा और वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। अतः साथ ही यह न्यायिक शक्तियों का स्वापनबद्ध क्रम है, संघ और राज्य के मध्य विभाजन नहीं है। कथन ए, राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, तो सही है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता राष्ट्रपति, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है, तो ये सही है, दोनों सही हैं, मतलब। और आर एक ही सही व्याख्या करता है कि भारत का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वह अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है, तो दोनों सही हैं। और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासन नहीं होता, तथा राज्य के सभी पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से कथन ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नीचे दिए गए वक्तव्य दिया गया है, कथन आर मतलब ए क्या कहता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं, तो ये सही है कि जो राजनीतिक दल है वह क्या है? लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं। कारण आर, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये भी गलत, मतलब ये सही है कि हमारा जो राजनीतिक दल है वह लोकतंत्र का जीवन रक्त होते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो आर भी सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करता है। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसमें प्रस्तावित किया था? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी ने दोनों ने ही प्रस्तावित किया था, दल विहीन प्रजातंत्र। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे।
कथन ए, भारत की संघीय संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना होता है। तो भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। तो ये सही है। बी क्या कहता है, विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो क्या कहता है कि भारत क्या है, एक संघात्मक संरचना है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित भी करता है। विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। इसमें वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के बीच किया गया है। संघ को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है और इसके कारण विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। फिर से कथन और कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। तो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तो ये सही है। अब इसका कारण देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे कि आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। तो ये भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। हमारी भारत की निरंतरता और परिवर्तनशील का मूर्त रूप है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली समाहित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की मूल प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों और काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। अर्थात स्पष्ट होता है कथन और कारण दोनों सही हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो महिलाएं, दलित और निर्धन और अल्पसंख्यक समूह क्या हैं, भारत में एक लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बी कारण क्या है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, इसलिए दलित, महिला और निर्धन और जो अल्पसंख्यक हैं वह लोकतंत्र के सबसे अच्छे दावेदार होते हैं। इसलिए दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या करता है। महिलाएं, निर्धन, दलित और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करके उनके सम्मान, आत्मसम्मान, गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों ही सही हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, तो हमारे भारत के संविधान का बृहद क्यों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र के अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं और लिखित भी है। तो भारत का संविधान विश्व का विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का मुख्य कारण एक नहीं है बल्कि उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, कि भैया इसमें संविधानों के अनुभव प्रविष्ट किए गए हैं, विश्व के अनेक संविधान लिए गए हैं, विस्तृत प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं, बड़े देशों की शासन से संबंधित भी है और एक संघ और राज्य सरकारों का संविधान भी है, इसलिए इसको बृहद होने का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है या कथन सत्य है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली पाई जाती है। तो ये वाला कथन सही है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर सरकार की क्या पाई जाती है, संघीय प्रणाली पाई जाती है। भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों ही प्रकार की है, तो भारत में ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं इसको।
अमेरिका में संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख दिया गया है। भारत में या भारत के संविधान में भारत को संघ बताया गया है राज्यों का, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की उपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इसमें कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक शैली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए है। मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये तो हमारी संघ राज्यपालिका की विशेषता है। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये भी सही है, लेकिन यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये वाला कथन गलत है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, भारत की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, स्तरीय सरकार आदि सम्मिलित हैं, जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्य इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात डी विकल्प भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिका संघवाद की विशेषता है, ना कि भारत की। कथन बताने हैं और कारण बताना है। तो कथन आर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, तो ये गलत नहीं है, सही है, बल्कि हमारे भारत को क्या कहा जाता है? संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। अब आता है कारण, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो ये भी सही है, लेकिन ये सही उसकी व्याख्या नहीं करता। तो भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा जाता है, इसे परिसंघीय कहा जाता है, किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय परंतु आपात की स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने से इसके गुण के कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, अतः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियां प्राप्त होती हैं। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे कि 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्रश्नगत कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो कौन कौन से? 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 ये सब क्या बताते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। अब आता है कथन, फिर से कारण। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो ये सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो ये भी सही है, इसलिए उसको अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा जाता है, इसे परिसंघीय कहा जाता है, किंतु प्रबल एकात्मक होने के कारण इसे केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। इस संरचना में परिसंघीय है किंतु भावनात्मक एकात्मक है। साधारण स्थिति में इसे परिसंघीय कहा जाता है, किंतु आपात की स्थिति में इसे पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु इसमें केंद्र के
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी प्रबल है। एक मत का समर्थन संविधानविद दुर्गा दास बसु भी कहते हैं कि वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, इसी कारण से इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संघीय की जो प्रकृति है वह कैसी है? अर्ध संघात्मक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ना संघीय, ना एकात्मक है, ना संसदीय है। कैसी है? अर्ध संघीय है, अर्ध संघात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन। किसने कहा है? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि के.सी. व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। तो के.सी. व्हीलर ने बोला है कि भारत कैसा है? एक अर्धसंघीय है, जबकि जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारत का संविधान एक सहकारी परिसंघीय है। तो हमारी हड्डियां कैसे जुड़ी होती हैं? एक दूसरे से परिसंघ के रूप में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे सहायता करती हैं। तो सहकारी परिसंघ ऑस्टिन और के.सी. व्हीलर, व्हील आधे आधे ऐसे घूमते हैं, आधा वाले ले लेते हैं, आधा वाले ले लेते हैं। तो अर्धसंघीय कहा है के.सी. व्हीलर के द्वारा। किसने कहा है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये कहा है हमारे के.सी. व्हीलर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्न कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है के.सी. व्हीलर के द्वारा। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए प्रयुक्त कथन किसने कहा है? के.सी. व्हीलर के द्वारा कहा गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह किसने कहा है? तो संविधान को एक संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ये कहा है वी.आर. अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह स्वीकारा है कि भारत को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों ही प्रकार का है भारत का संविधान। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को कौन अस्वीकार किया गया है? यह किसने अस्वीकारा है? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकारा है? तो ये है हमारे हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट ए. साइमन ने मृतकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत, अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि डवाइट वेल्डो और फ्रैंक मेरोनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे प्रयुक्त संबंध को कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। यह कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित कौन है? तो ये है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों या परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो कि विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक
चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासक में समानताओं का समर्थक है। निम्नलिखित में कौन एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ये है हेनरी फेयोल। कौन है? हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। उनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विद्यमान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक या निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगी। यह कथन किसका है? तो ये है W.V. डाहमन द्वारा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है। ये कहा गया है W.V. डानहैम के द्वारा। W.V. डानहैम ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, तो यह गणतंत्रीय अवधारणा के संबंध में सही नहीं है, बल्कि यह राज्य और उसमें जनता में सर्वोच्च होता है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, तो ये हमें गणतंत्रीय अवधारणा बताती है। सर्वोच्च शक्तियाँ निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, तो ये भी सही है। इसमें एक ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है, तो ये भी सही है। लेकिन सर्वोच्च शक्तियाँ एक राजा के समान या एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, तो ये गलत है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के रूप में लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो विधि के शासन के बारे में क्या बताता है? विधि का शासन मतलब शक्तियों का परिसीमन करना, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार, ये सब बताते हैं विधि का शासन। विधि का शासन क्या होगा? शक्तियों का परिसीमन करना, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार। प्रोफेसर डार्सी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन में निम्न 3 लक्षण बताए थे। पहला आता है विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की यह व्यक्ति की स्वेच्छाचारी का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारी का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबंधित होता है। विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि के ऊपर या विधि से ऊपर नहीं है। विधिक भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो नहीं, बल्कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्यों की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये सही है। मतलब जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सर्वोच्चता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसे कहा जाता है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्तियों का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सर्वोच्चता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधानवाद का उदय हुआ है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधि भी विद्यमान होती हैं।
परिभाषाओं से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। तो संवैधानिक सरकार क्या होती है? जो कि सीमित सरकार होती है, संविधान के नियमों की उसमें बंधी रहती है, तो उसे सीमित सरकार भी कहा जाता है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार और उसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है, अतः वे संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून नीतियों पर कुछ सीमा लगाते हैं और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की एक सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या क्या होगी? स्वतंत्रता स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देती है। स्वतंत्रता क्या है? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, जिसके या उसके अंदर की संभावना को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू होते हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थों में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य किसी दूसरे पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक एवं क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता और संवेदनशीलता एवं क्षमताओं की भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत एवं अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि यह एक विशेषाधिकारों का अभाव होता है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि यह विशेषाधिकारों का अभाव होता है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह होता है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो भारत में क्या है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो ये गलत है। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सीधा मतलब एक ही सही है, जो कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है। केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास क्या होती है? पॉकेट वीटो होती है। अमेरिका और भारत में दोनों के पास ये समानता है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी होती है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी भी समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषतः ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, लेकिन अमेरिका के पास राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग
कि कौन से प्रतिवेदन ने भारत में स्वशासन की बाध्यताओं की पहचान की है। तो दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन से प्रतिवेदन ने भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन केंद्र बिंदु होता है। तो नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु होता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। इसमें भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा स्वशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। तो भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। तो अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। उपयुक्त सभी के लिए विविधता में एकता को पदोन्नत के लिए उन्नत माना गया है। किसके लिए? अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त परिषद, क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित होती है या प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में तथा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को सम्मिलित या शासित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्य के बीच राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। भारत में एकल नागरिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और उसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि संघ और राज्य दोनों के लिए होती हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी? मतलब केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई थी। तो 1980 के दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई थी। यद्यपि 300 किसी अनुच्छेद में बात नहीं की गई है, मतलब यद्यपि 1960 से 1970 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का अभाव होने के कारण कुछ राज्य कांग्रेस के हाथों से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1880 के दशक में खिसकी थी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा था। इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।